हमने पढ़ा था, कहां तक पढ़ा था? सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी बताई थी मैंने, आचार्य नरेंद्र देव के बारे में बताया था। फिर उस पार्टी के टुकड़े हुए थे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, उसके बहुत सारे टुकड़े होते गए। 1934 में वो कांग्रेस से बनी थी, फिर 1949 में वो अलग हो गई क्योंकि कांग्रेस ने अपना संविधान बदल दिया था। इसलिए आज हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, क्योंकि पाठ का नाम है हमारे एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल कौन सा? कांग्रेस। अब कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति क्यों है? कुछ देशों की हम बात करें, जैसे चीन, क्यूबा और सीरिया, यहां पर भी एक दल का प्रभुत्व रहा है, चीन, क्यूबा और सीरिया। लेकिन यहां पर लोकतंत्र की तरह कायम नहीं हुआ, जबकि भारत में लोकतंत्र की तर्ज पर एक दल का शासन कायम हुआ है, जबकि इन देशों में ऐसा नहीं हुआ। ऐसे हम बात करें एक देश से मैक्सिको, नाम सुना? मैक्सिको अमेरिका के नीचे पड़ता है देश, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में। वहां पे भी ऐसा रहा है, वहां भी लोकतंत्र के नाम पे रहा। वहां पे एक पार्टी थी PRI, क्या नाम था उसका? भी काफी सालों तक, लगभग 60 साल तक शासन रहा था। बाद में वो सत्ता बेदखल हो गई, लेकिन उसने 60 सालों में लोकतंत्र को तहस नहस कर दिया। लोकतंत्र में गड़बड़ बहुत सारी की मैक्सिको में। मैक्सिको क्रांति हुई थी, यहाँ पे लिख रखा, तुम पढ़ सकते हो उसके बारे में। तो जैसे मैंने बताया, चीन, क्यूबा और सीरिया, यहाँ पे भी एक दल का प्रभुत्व है, लेकिन यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से कायम नहीं हुआ दल का प्रभुत्व, जबकि भारत में लोकतंत्र की तरह कायम हुआ है। और संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश को शासन चलाने की अनुमति दी गई है। हमारे भारत के अंदर बहुत सारी पार्टियां तुम बना सकते हो, तुम खुद चाहो अपना दल बना सकते हो कि मैं इस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन इन देशों में, चीन, क्यूबा और सीरिया में एक ही पार्टी बनती। कितनी पार्टी? एक ही पार्टी बनेगी, फिर शासक भी एक ही पार्टी का बनेगा, इसलिए वहां पर एक ही दल का प्रभुत्व रहता है। और कुछ देशों की हम बात करें, जैसे म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया। कौन कौन से देश? म्यांमार, बेलारूस, रूस से अलग हो गया 1991 में, और इरिट्रिया। कौन कौन से देश बताए अभी मैंने? म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया। इनमें भी एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ है। ये नाम तुम्हें याद रखने पड़े तीनों देशों के, चीन, क्यूबा और सीरिया, क्योंकि यहाँ पर एक ही दल का शासन इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पे एक ही पार्टी रहती है सत्ता में, इसलिए एक ही दल का शासन है। ऐसे ही बात करेंगे म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया, यहाँ पे भी सैन्य शासन और एक ही दल के प्रभुत्व के कारण पार्टी ने, एक ही दल ने शासन किया। हम बात कर रहे थे मैक्सिको की। मैक्सिको के बारे में नीचे लिख रखा है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, यानी इसे बोलते हैं PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। क्या नाम है इसका? PRI का पूरा नाम क्या है? अब नाम तो PRI आ रहा है, इसका नाम है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। बोलो नाम एक बार, बोलो। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, बोलो बोलो भाई, बाद में लिख दे, बोलो। PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, किस देश में थी ये कायम? मैक्सिको। किसमें? मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका का देश है मैक्सिको। वहां पर इसमें लगभग 60 सालों तक अपना शासन किया था। इस पार्टी की स्थापना होती है 1929 में, इतना डिटेल नहीं याद रखना, बता रहा हूं मैं। स्थापना होती है 1929 में, और मैक्सिकन क्रांति की विरासत में हासिल थी, क्योंकि मैक्सिको में क्रांति हुई थी, मैक्सिकन क्रांति। उसके बाद ये पार्टी सत्ता में आती है। और PRI के संस्थापक, इसका नाम अगर पूछ सकते हैं तुमसे, इसके क्या है? संस्थापक, कुछ नाम ऐसे ही अजीब, प्लूटार्को इलियास कैलस। क्या नाम है? प्लूटार्को। बोलोगे तब याद होगा, ना याद नहीं होगा, बोलो बोलो, अरे लड़कों बोलो। प्लूटार्को इलियास कैलस, रामू का लिखोगी? संस्थापक प्लूटार्को इलियास कैलस। PRI के शासन को परिपूर्ण तानाशाही कहा जाता है। क्या कहते हैं? ये तानाशाही क्या होता है? हिटलर का नाम सुना? मैंने बताया था, हिटलर, मुसोलिनी इटली में है? वो क्या है? तानाशाह। इराक में था सद्दाम हुसैन, 2003 में अमेरिका ने उसको मार गिराया, देश को तहस नहस कर दिया इराक में सद्दाम हुसैन, वो भी क्या था? तानाशाह। तो PRI को क्या बोलते हैं? परिपूर्ण तानाशाही, यानी एक दल का पूरे देश पर राज, और जैसे चाहिए वैसे राज किया उन्होंने। आखिरकार सन 2000 में, कब?
2000 में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में पार्टी हार जाती है और इसके बाद इस पार्टी का दबदबा खत्म हो जाता है। लेकिन इसने लोकतंत्र में बहुत सारी गड़बड़ कर दी थी। रिपीट करते हैं वापिस, देखो हम बात करें पीआरआई, क्या नाम है इसका पूरा, बोलो, बोलोगे तब याद होगा, गलत बोलो लेकिन बोलो, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ये मेक्सिको की पार्टी है, इसकी स्थापना होती है 1929 के अंदर। इसके संस्थापक हैं प्लूटार्को इलियास केलस, प्लूटार्को इलियास केलस। मेक्सिको क्रांति हुई थी, मैक्सिकन क्रांति, उसकी विरासत इस पार्टी को हासिल थी और इससे क्या बोलते हैं, परिपूर्ण तानाशाही। लगभग 60 सालों तक इसी पार्टी ने मेक्सिको में राज किया था। लेकिन 2000 के सन 2000 के राष्ट्रपति चुनाव में पीआरआई पार्टी अपना चुनाव हार जाती है और इसके बाद इस पार्टी का प्रभुत्व खत्म हो जाता है। मैंने क्यों बताया, क्यों बात करें एक दल के प्रभुत्व की, ठीक है। इसके आगे एक साइड में दे रखा है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में दे रखा है। अंबेडकर के अगर मैं 3 घंटे में क्लास लूं तो कम पड़ती है। अंबेडकर के बारे में इतनी सारी बातें बताने की। एक बार क्या हुआ, एक प्रश्न आया था परीक्षा में, बिल्कुल सिंपल प्रश्न था कि इनमें से कौन सी किताब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई नहीं है। तो मैंने उसको गूगल सर्च किया, 2 किताबें मुझे पता थी, 2 में डाउट था, तब मेरा दिमाग खराब हुआ। अंबेडकर जी ने लगभग 30-40 किताबें लिख रखी। कितनी? 30-40 किताबें। मैंने सोचा यार आदमी ने इतना संघर्ष किया अपने जीवन में, बचपन इतना गरीबी में निकला, महार जाती थी इनकी, इसके बाद इन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद वो बंदे ने 30-40 किताबें लिख दी और मैं कहा मांगना टाइम ही कौन, मैं पढ़वा टाइम घटा मांगत घरे काम करावे, चारो नाका पुड़ो नाका खेत में खुद बजावा धान काटा है, पढ़वा टाइम घटे मन। और अंबेडकर जी 18-18 घंटे अपने जीवन में पढ़ते थे और विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती है भीमराव अंबेडकर की, इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी उनकी। उतना संघर्ष करने के बावजूद बंदे ने किताबें लिख दी, अपन टाइम ही कौन, सोचने लायक बात है। जो किताबें दे रखा वो बात बता दूं, बाकी बहुत सारी बातें अंबेडकर जी 3 घंटे भी क्लास ले तो भी कम पड़ती है, इतनी सारी बातें इसमें लिख रखा है। 1891 से 1956 जीवन काल रहा, 1891 से 1956। जन्म होता है इनका महू मध्य प्रदेश के अंदर, महार जाति के अंदर। इन्होंने मुख्य आंदोलन चलाए थे, एक तो जाति विरोधी आंदोलन, जाति तोड़ो जात पात तोड़ो, ऐसे आंदोलन, यानी जाति विरोधी आंदोलन, जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए, ठीक है। और दलितों को न्याय दिलाने के संघर्ष के अगुवा विद्वान और बुद्धिजीवी। प्रश्न क्या आता है, इन्होंने पार्टी बनाई थी 1936 में, साल नहीं देगा तुम्हारे, 1936 में थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। प्रश्न पूछे जाएंगे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे, याद रह जाएगा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। लेबर यानी क्या होता है, मजदूर, इंडिपेंडेंट यानी खुद की मजदूर पार्टी इन्होंने बनी थी, नाम इंग्लिश में याद रखना है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। फिर बाद में इन्होंने एक संगठन बनाया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। क्या नाम था इसका, ऑल इंडिया शेड्यूल, याद रहिएगा, शेड्यूल कास्ट, एससी बोलते हैं अपन, एससी शेड्यूल कास्ट, कास्ट यानी जाति, शेड्यूल यानी एससी अनुसूचित, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। इसकी स्थापना भी किसने की, अंबेडकर जी ने। प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो मैं बता रहा हूं। फिर इसके बाद एक योजना बनी थी पार्टी की, लेकिन उससे पहले इनकी मृत्यु हो जाती है। वो पार्टी थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। इसके क्या थे, ये योजनाकार। इससे पहले इनकी मृत्यु हो गई तो पार्टी को रूप नहीं दे पाए, बाकी योजना इन्होंने बनाई थी, योजनाकार। क्या पढ़ा अब तक हमने अंबेडकर जी के बारे में। भीमराव अंबेडकर, जन्म 1891 से 1956, जीवन काल मुख्यतः जाति विरोधी आंदोलन के प्रणेता, पार्टी कौन सी स्थापना की, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक। फिर उन्होंने संगठन बनाया ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के क्या थे, ये योजनाकार। फिर आता दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल के ये सदस्य थे। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें वायसराय की काउंसिल के ये सदस्य रहे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये तो पढ़ा होगा तुमने, संविधान सभा की अध्यक्ष। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष,
द्वितीय विश्व युद्ध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य भी ये रहे। इसके अलावा आजादी के बाद नेहरू मंत्रिमंडल में मंत्री बने। कौन से मंत्री? कानून मंत्री। क्या बने? कानून मंत्री। पहले मंत्रिमंडल में, पहले मंत्रिमंडल में ये क्या बनते हैं? विधि मंत्री, यानी कानून मंत्री। विधि यानी क्या होता है? अनुच्छेद 14 पढ़ा होगा तुमने? अनुच्छेद 14 नहीं पढ़ा? विधि के समक्ष समानता पढ़ी? कौन सी पढ़ी? आजादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री बनते हैं नेहरू जी, लेकिन इस्तीफा देते हैं अपना। किस मुद्दे पर? हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल। अब ये भी एक बात, इसमें 15 मिनट हो जाएगा बात चर्चा करें। हिंदू कोड बिल क्या था? हिंदू कोड बिल मुद्दे पर इस्तीफा देते हैं। सहमति हो जाती है नेहरू जी से, वो मुद्दे पर अपना इस्तीफा दे देते हैं। कहानियां चलती नहीं, बढ़िया बढ़िया कहानियां। इन्होंने विधि मंत्री कैसे मैंने चुनाव हार गए थे, क्या हुआ था, वो कहानियां हैं, कभी बताएंगे, बड़े हो जाओगे तब। और 1951 में अपना इस्तीफा देते हैं ये हिंदू कोड बिल मुद्दे पर, ठीक है। और 1956 में 1956 में मृत्यु होती है। उस मृत्यु जस्ट पहले 1956 में इन्होंने अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन सा धर्म? अंबेडकर जी ने कहा था कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन मैं मरूंगा नहीं वो हिंदू धर्म में। और अंतिम समय से पहले इन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ। वापिस रिपीट करते हैं अंबेडकर जी को, लास्ट में बताएंगे, वापिस एक साथ बाद में कर लेंगे, ठीक है। ये फोटो दे रखा, दो बेलों की कथा, प्रेमचंद का पाठ था ना। ये 2 बेल पहले कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था, लेकिन 1969 में लड़ाई होती है, कांग्रेस के विभाजन होता है, उसके बाद चुनाव चिन्ह उनका बदल जाता है, ठीक है। हम बात करें एक दल के प्रभुत्व का दौर। ऐसे एक देश है दक्षिण अफ्रीका, कौन सा नाम सुना? नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका। वहां पे भी एक दल का प्रभुत्व रहा है। भारत की स्थिति दक्षिण अफ्रीका से मिलती जुलती है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में एक पार्टी शासन रहा लोकतंत्र तरीके से, वैसे भी भारत में भी ऐसे रहा। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत की स्थिति मिलती जुलती है, ना कि चीन, क्यूबा, रूस, सीरिया से। किससे मिलती है? दक्षिण, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दल है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में एक दल ने काफी समय तक शासन किया। उस दल का नाम इसमें लिख रखा है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्या नाम था इसका? अफ्रीका है तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, याद रहिएगा। प्रश्न पूछ ले, भारत की स्थिति किस देश से मिलती जुलती है? तो दक्षिण अफ्रीका की तरह, क्योंकि यहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का काफी समय तक शासन रहा, लेकिन किस तरीके से? लोकतांत्रिक तरीके से, ना कि दबदबे से, ठीक है। अब हम बात करें कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को सफलता क्यों मिली 1952, 1957, 1962 के लोक चुनाव में? क्यों बताओ? जब दूसरी पार्टियां बन रही थी देश आजादी के बाद कि हम ये पार्टी बनाएंगे, सोशलिस्ट पार्टी बनाएंगे, अपन साम्यवादी पार्टी बनाएंगे, जनसंघ बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, उसमें कांग्रेस तो पहले पक्का दल था, एक संगठन था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वाधीनता संग्राम, आजादी की लड़ाई लड़ी थी कांग्रेस ने, नहीं लड़ी? स्वाधीनता संग्राम की विरासत इन्हें हासिल थी। और जो जो नेता थे उसके स्वाधीनता संग्राम के, नेहरू जी थे इसमें, लाला लाजपत राय तो मृत्यु हो गई थी, जैसे वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर, सभी इसमें थे। तो कांग्रेस के जो थे उसमें नेता स्वाधीनता संग्राम में, उन्होंने वापस में चुनाव लड़ा। बाद में चुनाव लड़ेंगे, देश उनको ही वोट देगा, किसको देगा? क्योंकि उन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया था। तो स्वाधीनता संग्राम की अग्रणी रही है कांग्रेस, इसलिए सब लोग उनके क्या थे? फैन थे। इसलिए एक कारण तो इनका ये हो जाता है। एक मैंने बताया था नेहरू जी का करिश्माई व्यक्तित्व, बताया था नेहरू का करिश्माई व्यक्तित्व, प्रभावी व्यक्तित्व, ये भी एक इसका प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं कांग्रेस का जन्म कब हुआ? कब हुआ था? शाबाश, 28 दिसंबर 1885 एओ ह्यूम, एडवर्ड ह्यूम की अध्यक्षता में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसमें कांग्रेस कोई पार्टी नहीं थी, क्या था? एक संगठन था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कांग्रेस ने इतने लंबे समय से शासन क्यों करा, इसकी बात समझो। कांग्रेस क्या था? एक सतरंगी गठबंधन था। क्या था? सतरंगी गठबंधन। गठबंधन क्या होता है समझो। कांग्रेस के अंदर हिंदू मुस्लिम भी थे, वामपंथी थे, दक्षिणपंथी भी थे, अल्पसंख्यक वाले दलित भी थे, दूसरे भी थे। कोई लड़ाई होती, दल के अंदर बात ने समेट देता। जानी बाहरी क्लास है, बाहरी क्लास में लड़कियां लड़ पड़ी, एक की चोटी खा दी, थप्पड़ मेल दी, तो दोनों बोला मैडम हम जा दी, लड़ो मत। छोरा कोई लेडी छोरा को हम जा दी, मुझे हम जा दिया, लड़ो मत, जो भी काम करना क्लास में करना, बात बांधने न जानी छब। कोई बात घटेगी कांग्रेस में कोई भी बात होती, कोई विपक्ष कर दो, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो नेहरू जी का हटम जा, हर काम कर दिया। तो कांग्रेस से कोई बाहर निकले नहीं। कोई कहा मैं समाजवादी हूं, 1955 में कांग्रेस का मैं समाजवादी हूं,
तो कांग्रेस सब चीज अपने अंदर बिठा ली। कहने का मतलब क्या है कि सभी विचारधारा किसमें थी? कांग्रेस में। तो कोई विरोध करते ही नहीं उसका। कोई कहते मुझे ये चीज चाहिए, वो चलो ठीक है कांग्रेस वाला मान जावा, तो कोई लड़ाई होती नहीं, और होती तो भी कोई बाहर नहीं जाता, विपक्ष में नहीं जाता, रहता कांग्रेस के अंदर ही। तो इसलिए 1967 तो कांग्रेस एक क्या बोल सकते हैं, कांग्रेस प्रणाली से क्या बोल सकते हैं, कांग्रेस प्रणाली 1967 तक, यानी इसमें सभी पार्टियां इसमें थी। विरोधी दल भी थे, चाहे विचारधारा उनकी नहीं मिल रही, दो जना जाए राड हो रही घाटी चिंबई न जाओ एक दूसरे जाके, तो भी वो कांग्रेस में रहा, छठी नोवा, इतनी अच्छी पार्टी बनी वो। ये कारण इसका एक भी था, यानी सब पार्टियों को अपने अंदर समेट लेती थी कांग्रेस, सभी विचारधाराओं को, यानी सतरंगी गठबंधन एक प्रकार से इसमें था। जैसे इसके अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, ये तो क्रांतिकारी मैं लेड़ा यूं कर दिया, मार काटा कूट काटा, एक शांतिवादी प्रेम काम करो, दोनों इसमें शामिल थे। इसमें शामिल थे कंजर्वेटिव और रेडिकल, कंजर्वेटिव शांति वाला रहे, रेडिकल क्रांतिकारी रहते हैं, दोनों इसमें शामिल थे। गर्मपंथी और नरमपंथी, जानते हो गर्मपंथी? नहीं जानो गर्मपंथी? लाल बाल पाल नाम नहीं सुना? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, तो 9वीं दशम की बटिया थे हुनिया। तो गर्मपंथी जो गर्म विचारधारा वाले, तो नरमपंथी जो नरम विचारधारा वाले, वो भी इसमें शामिल थे। दक्षिणपंथी, वामपंथी, हर धारा के मध्यम मार्गी किसमें शामिल थे? कांग्रेस में। यह कारण एक जीतने कारण यह भी था। ठीक है, अब इसमें बात आ रही, पहले इसको कर लेते हैं पूरा। यानी विभिन्न पार्टियां किसमें थी? कांग्रेस में। लेकिन एक पार्टी बीच में आती है, दूसरा दल, कौन सा था? सीपीआई बताया मैंने, पहले दूसरे तीसरे चुनाव में दूसरा सबसे बड़ा दल था सीपीआई। पहले आम चुनाव में कितनी सीटें मिली इसको? 16 सीटें मिली। तो हम बात करेंगे सीपीआई, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट, ये नाम तुम्हें याद रखना ही है, समझ में आ रही? कनारी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत कैसे होती है? 1920 के दशक में, तुम्हें याद नहीं हो तो मैं याद कराता हूं, 25 अक्टूबर 1917, ये तारीख होनी चाहिए। अरे इधर देखो, 25 अक्टूबर 1917 एक क्रांति होती है, विश्व की महत्वपूर्ण क्रांति, रूस की बोल्शेविक क्रांति। रूस की, बोलो, ये 9वीं क्लास में पार्ट है, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, तुमने नहीं पढ़ा शायद। यानी 1917 में रूस में होती है बोल्शेविक क्रांति। वहां का नेता था लेनिन, लेनिन, ये भी बताया था मैंने। भगत सिंह अपने अंतिम समय में इसकी जीवनी पढ़ रहे थे, लेनिन की, लेनिन था। तो ये सब हुआ, क्रांति हुई वहां पे, रूस आजाद हुआ और सबसे बड़ा देश बन गया यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो 1920 के दशक के बाद जगह जगह दल बनने लगे। रूस की क्रांति के बाद कि हम भी अपना दल बनाए कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी। क्या होता है? कल बताया था मैं, साम्यवादी। ठीक है, तो कांग्रेस से साम्यवादी पहले चलते रहे 1920 में। 1941 में, ये तुम्हें पता नहीं होगा शायद, 1941 में जब चला था द्वितीय विश्व युद्ध, 1939 से 1945। शारदा इधर देख, 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो हम किसकी तरफ लड़ रहे थे? दो दल थे उसमें, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये उसमें थे। तो अमन उसमें किसके गुलाम थे? ब्रिटेन के गुलाम थे। तो भारत ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन इसने इसका विरोध किया। किसने? साम्यवादियों ने। सब पार्टियों ने कहा ब्रिटेन के साथ नहीं देना चाहिए, इन्होंने कहा नहीं, ब्रिटेन के साथ तुम दो, क्योंकि विपक्ष में कौन थे? जर्मनी थे। अब कहानियां बहुत सारी, कहानियां तुम्हें बताऊंगा, टाइम हो जाएगा। जर्मनी, जापान, ये थे दूरी राष्ट्र। तो सुभाष चंद्र बोस नाम सुना? सुभाष जी क्या गए? पहले जर्मनी गए हिटलर के पास। हिटलर को कहा कि आपने जो सैनिक बंदी बनाए भारत के, वो आप हमें दे दो, हम इनको वापस ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाएंगे। वो नहीं माना, फिर वो गए जापान के पास। जापान ने सहयोग किया और उन्होंने अपने सैनिक ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाए, क्योंकि सैनिक भारत के थे वो तो। लेकिन साम्यवादी पार्टी क्या कह रही है? उन्होंने समर्थन दिया ब्रिटेन को, नहीं ब्रिटेन सही कर रहा है, यानी उल्टी जा रही है। बाकी सब तो समर्थन दे रहे हैं दूरी राष्ट्र को, विपक्ष वालों को, और ये समर्थन दे रही है ब्रिटेन को, जिसका देश अपन गुलाम है। समझ में आ रहा है? यानी दिसंबर 1941 में साम्यवादी पार्टी ब्रिटेन की तरफ से युद्ध करने का समर्थन कर रही थी, ना कि विरोध। कुछ आया समझ में? बाकी लंबी कहानी इसकी, कभी विश्व युद्ध पढ़ाएंगे तो बताएंगे तुम्हें। ठीक है, तो पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कितनी सीटें जीती? कितनी? 16।
और इस दल को ज्यादातर समर्थन मिला था आंध्र प्रदेश। कौन कौन से देश है राज्य बताओ? पश्चिमी बंगाल और बिहार और केरल, ये 4 राज्य यहां पर समर्थन मिला था किसको? सीपीआई को। किसको मिला? बातें याद कैसे होती समझो। अभी अखबार पढ़ा तुमने सुबह कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, इतनी सारी एयरफोर्स आ रखी है, सेना आ रखी, सुना है अभी? तो पश्चिम बंगाल सेंसिटिव इलाका, तो वहां पे ऐसी पार्टी को समर्थन ज्यादा मिलता है। अब एक प्रश्न आता है कि इनके प्रमुख नेता, ये नाम तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। सीपीआई के प्रमुख कौन कौन है? नाम बोलो, बोलो लड़कों, तुम भी बोला करो। AK गोपालन और पहलवान SA डांगे। प्रश्न आएगा मिलान वाला, इनको मिला ही है। ये किस दल के नेता हैं? नंबूदरी-पाद बता रखा है तो EMS नंबूदरी-पाद और PC जोशी और PC जोशी। अजय घोष, बार बार नाम आएगा अजय घोष का। और क्या नाम है? सुंदर में क्या लिख रखा है? P सुंदरिया है ना, P सुंदरी होता है, इसमें सुंदरी आ गया ना। ये इनके हो गए मुख्यतः नेता। लेकिन इसके में क्या होता है? 1964 में इसके टुकड़े होते हैं, 1964 में। और सीपीआई थी पहले, सीपीआई से एक पार्टी बनती है CPI M यानी होता है मार्क्सवादी। क्या होता है? यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। क्या बनती है? समझ में आ रहा? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। तुम्हें क्या याद रखना है? 1964 में सीपीआई के टुकड़े होते हैं, पार्टी बनती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। ठीक है, अब इसमें बताऊंगा तो रिपीट कर लेंगे इसको। अब इसमें साइड में दे रखा है AK गोपालन, इसके बारे में बताऊं मैं। केरल के कम्युनिस्ट नेता, राजनीतिक जीवन का आरंभ कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में, पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता थे AK गोपालन। 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। 1964 में विभाजन हुआ था इसका, भी बताया मैंने, ये 1964 में विभाजन। तो विभाजन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी में शामिल हो गए। कौन? AK गोपालन। और 1952 से ये सांसद रहे हुए हैं। अब तुम बात करिए, फिल्में नहीं देखनी चाहिए, किताब में नाम दे रखा सिंहासन फिल्म का, दे रखा। एक मराठी मूवी थी, महाराष्ट्र के अंदर बनी थी। इसमें बता रखा है किस प्रकार से मुख्यमंत्री पद के लिए आपस में संघर्ष होता है। इसकी कहानी इसमें दे रखी है सिंहासन में, ये बता रखा है। एक पार्टी होगी CPI, एक अन्य पार्टी है भारतीय जनसंघ। ऐसा ही भर्ती में एक बार प्रश्न पूछा गया था, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? ऐसा ही जानते हो? ऐसा ही सब इंस्पेक्टर भर्ती, ऐसा ही सब इंस्पेक्टर है ना। भारतीय जनसंघ का गठन होता है 1951 में, याद रखना तुम्हें। स्थापना कब होती है इसकी? कब होती है? और इसके संस्थापक कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन है संस्थापक? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लास्ट के 5 मिनट में पूरा रिवीजन अपन कर देंगे, है ना। और जिसको नोट्स बनाने वीडियो देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके उससे लिख लेना, ठीक है। दोनों काम हो जाएंगे। इधर समझो क्या भारतीय जनसंघ 1951। अरे पीछे पहलवान पढ़ ला पाया, मत करना हो। संस्थापक कौन थे इसके? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जनसंघ ने अपना सिद्धांत दिया, एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र। मेरा सिद्धांत था एक देश हो, एक संस्कृति हो और एक राष्ट्र हो, है ना। ये इनका मुख्य सिद्धांत है। यानी विचारधारा क्या थी पार्टी की? हिंदुत्व वाली विचारधारा, हिंदुत्ववादी। एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र का विचार पे जोर दिया। इसकी में जड़ें कहां मिलती हैं? 1925 में स्थापना हुई थी, 1925 में। किसकी? RSS। नाम सुना? RSS नाम नहीं सुना? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो उसका ये अगला पार्टी किससे बनी? भारतीय जनसंघ। यानी RSS की उत्तराधिकारी कौन सी पार्टी है? कुछ आ रहा समझ में? इसके संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कब स्थापना की? 1951 में। सिद्धांत क्या मुख्य पार्टी का? एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र। इसने, समझो बात को, ये पार्टी हिंदुत्ववादी विचारधारा की। तो अल्पसंख्यक क्या करेगी? ये विरोध करेगी। तो जनसंघ ने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का क्या किया? विरोध किया। समझ में आ रहा है कुछ? अल्पसंख्यक है ना, अल्पसंख्यकों को रियायत यानी आरक्षण, रियायत देने के क्या के समर्थन दिया।
या क्या किया, विरोध किया। क्या किया? अरे सीधी बात है, जैसे बीजेपी है, बीजेपी इसके उत्तराधिकारी है, ओपन पढ़े 6 अप्रैल 1980, बीजेपी इससे नहीं है, पार्टी अलग नहीं आई। आरएसएस का उत्तराधिकारी होती है भारतीय जनसंघ 1951, इससे आगे बनती है 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी। तो ये पार्टी अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का क्या करती है, विरोध करती है, कहती सभी अधिकार को समान रखो, आरक्षण के क्या है ये खिलाफ। कौन सी पार्टी? भारतीय जनसंघ। और इस पार्टी विचारधारा बहुत शानदार बात है, 1964 में चीन, किसने? चीन ने अपना परमाणु परीक्षण किया। क्या किया? तो इस पार्टी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि भारत को भी परमाणु हथियार बनाने चाहिए। कुछ आ रहा समझ में? फिर इनकी पार्टी बनती है 1980 में बीजेपी, फिर उसके प्रधानमंत्री रहते हैं महान प्रधानमंत्री भारत के अटल बिहारी वाजपेयी। फिर वो 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण करते हैं, ऑपरेशन शक्ति। इसी कारण करते हैं क्योंकि विचारधारा क्या पार्टी की, परमाणु परीक्षण करना। नेहरू जी कभी परमाणु सिद्धांत के समर्थन नहीं थे, नेहरू जी थे शांतिवादी। राड खमचारी, राड थोड़ी हुआ, लेकिन नेहरू जी आगे खुली 1962 का चीन युद्ध में सिद्धापा हारिया। फिर नेहरू जी पता लगा नहीं नहीं आणविक हथियार भी चाहिए, लेकिन नेहरू जी ने कोई विशेष ध्यान इस पर नहीं दिया और कांग्रेस ने कोई विशेष ध्यान इस पर नहीं दिया। ठीक है। 1952 के आम चुनाव में 3 सीटें पर सफलता मिली। पहला चुनाव हुआ था 1952, उसमें मात्र इनको कितनी सीटें मिली? फिर 1957 में कितनी मिली? 4। इतनी खराब स्थिति थी पार्टी की, पहले 3 सीटें फिर 4 सीटें। शुरुआती सालों में इस पार्टी को हिंदी भाषी राज्य नॉर्थ इंडिया स्टेट है जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में समर्थन मिला जहां पर हिंदी बोलते हैं। अरे भाई आगे देख ले, क्या नाम इसका? तो कहां आज गिरी बोकर खालो गिरी का नाम। राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश यानी मुख्यतः हिंदी भाषा बोलने वाले राज्यों में इस पार्टी को समर्थन अपना मिला। जनसंघ के नेताओं में एक तो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थापक, एक अन्य नेता इसमें दीनदयाल उपाध्याय, नाम सुना? दीनदयाल उपाध्याय योजना चलती आज भी, दीनदयाल उपाध्याय। और बलराज मधोक, ये तो कोई इंपोर्टेंट नहीं है, ये नाम याद रखना है तो। अब साइड में देगा दीनदयाल उपाध्याय, मैं सुना रहा हूं, सुनो एक बार इसके बारे में। 1942 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य, भारतीय जनसंघ में पहले महासचिव बने। कौन बने? दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के पहले महासचिव, फिर बने अध्यक्ष। और दीनदयाल उपाध्याय का सिद्धांत था, दीनदयाल उपाध्याय का सिद्धांत था समग्र मानवतावाद सिद्धांत। क्या नाम था? यानी सब मानवों का विकास करो, सब मानव बराबर हैं। समग्र मानवतावाद सिद्धांत किसका? दीनदयाल उपाध्याय का। मेरी है कि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको तुम ध्यान से सुनो, याद करोगे तो सफल हो जाओगे, नहीं करोगे तो परीक्षा में कुछ याद नहीं आएगा। हरा हो गए, वाह हरा हो गए, वाह। ठीक है, टाइम कितना बाकी है? पीरियड कब खत्म हो गए? 45 पे होगा, 45 होगी। मैं पूरा करना चाह रहा था इसको, आज करें पूरा? हैं? हैं? डरो क्यों? चलो इसको रिवीजन कर लेते हैं, कल पूरा कर लेंगे ना। चलो अब बोलना नहीं, बोलने में कहूं तो बोलना, ठीक है? चलो इसको रिवीजन कर लेते हैं। अब तो लोड ने पटका था वहां, ना। देखो हम बात करें कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। 3 देश है, चीन, एक तो है चीन, क्यूबा और सीरिया। यहां पर भी एक देश का प्रभुत्व कायम है, लेकिन यहां पर एक ही दल का शासन होता है, इसलिए ये लोकतांत्रिक तरीके से नहीं है। और मेक्सिको में भी एक पार्टी शासन किया था, किसने? पीआरआई। कितने सालों तक? 60 सालों तक। ऐसे ही देश है म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया, यहां पे भी एक देश ने अपना शासन किया है काफी सालों तक। फिर हमने पढ़ा पीआरआई के बारे में कि पीआरआई कहां की पार्टी थी? मेक्सिको की। मेक्सिकन क्रांति की से विरासत हासिल थी। इसका पूरा नाम क्या है? बोलो। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। किस देश की पार्टी है ये? इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इसके संस्थापक हैं प्लूटार्को इलियास कैलस। बोलो। इसे क्या बोलते हैं? कितने सालों तक राज किया? लेकिन कब हारी ये? राष्ट्रपति चुनाव 2000 में ये हार गई, लेकिन लोकतंत्र के इसने तहस नहस कर दिया। फिर हमने पढ़ा महान भारत रत्न के उत्तराधिकारी, महान आदमी भीमराव अंबेडकर। जीवन काल रहा इनका 1891 से 1900। मुख्य आंदोलन थे इनके
पार्टी कौन सी बनाई? फिर इन्होंने क्या बनाया? किस पार्टी योजनाकार थे ये? ठीक है। फिर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। पहले मंत्रिमंडल में क्या बने ये? विधि या कानून मंत्री। नेहरू मंत्रिमंडल में क्या बने? विधि या कानून मंत्री। ठीक है। किस पर इस्तीफा दिया इन्होंने? नेहरू जी से 1951 में हिंदू कोड बिल पर सहमति हुई इनकी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और मृत्यु कब हुई इनकी? 1956 में। लेकिन 1956 में इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म अपना हजारों अनुयायियों के साथ इन्होंने अपना लिया मृत्यु से पहले। ठीक है। फिर दक्षिण अफ्रीका की बात करें, भारत की स्थिति किससे मिलती है? दक्षिण अफ्रीका से। यहाँ पे भी एक दल का शासन रहा लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। ये कौन सी पार्टी है रहा? अफ्रीकन नेशनल। ठीक है। कांग्रेस कितने सालों तक राज किया? क्यों? क्योंकि वो क्या थी? स्वाधीनता संग्राम की विरासत इन्हें हासिल थी। देश की आजादी में इन्हें योगदान दिया था इसलिए इन्हें विरासत हासिल थी। और नेहरू जी का कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है। विचारधारा कांग्रेस में सभी क्या थी? शामिल थी। और 1967 के अंदर क्या बोलते हैं? कांग्रेस प्रणाली। ठीक है। फिर सीपीआई की हम बात करें, सीपीआई पूरा नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1920 के दशक में इसकी स्थापना होती है। क्यों होती है? क्योंकि क्या क्रांति हुई थी? 25 अक्टूबर 1917 को होती है रूस में क्रांति। 25 अक्टूबर 1917 को रूस में कौन सी क्रांति होती है? बोल्शेविक क्रांति। नेता कौन था इसका? फिर कौन सा देश बनता है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है। 1941 में इन्होंने किसका समर्थन किया? सीपीआई ने ब्रिटेन का। सब तो कर रहे थे, विपक्ष का इन्हें जर्मनी जापान का समर्थन कर रहे थे, लेकिन ये किसका कर रही थी? ब्रिटेन का, जिसके हम गुलाम थे। ठीक है। फिर कहा इन्होंने अपनी पार्टी में अपने सीटें जीती? सीपीआई का प्रभुत्व किन राज्यों में रहा? आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार और केरल। इनके मुख्य नेता प्रश्न पूछे गए यहां से। सीपीआई के मुख्य नेता ए.के. गोपालन, एस.ए. डांगे, ईएमएस नंबूदरीपाद, पीसी जोशी, अजय घोष और पी सुंदरैया। 1964 में सीपीआई के टुकड़े होते हैं। नई पार्टी कौन सी बनती है? सीपीआई एम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। और लास्ट है अपने भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ किसकी उत्तराधिकारी है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उत्तराधिकारी है। इसकी स्थापना होती है 1900। इसके संस्थापक कौन है? और अन्य नेता कौन है? उपाध्याय। क्या सिद्धांत पार्टी का? एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र। अल्पसंख्यकों को क्या किया? इन्हें रियायत देने का समर्थन किया या अल्पसंख्यक आरक्षण के क्या थी पार्टी? ये खिलाफ थी। 1964 में चीन ने क्या किया? तो भारतीय जनसंघ ने क्या कहा? भारत को परमाणु परीक्षण करने चाहिए। ठीक है। 1952 में कितनी सीटें जीती? 1957 में। और दीनदयाल उपाध्याय ने कौन सा सिद्धांत दिया? सिद्धांत। क्लियर है? और बताएं? बहुत दाब गया। ठीक, कल बताऊं। ठीक, चलो।